एक आवाज जो प्यार की भाषा बन गई, जिसने दर्द को खूबसूरती दी और खुशी को गहराई। 27 जनवरी 2026, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई, जिस दिन भारत की सबसे पहचानी जाने वाली आवाज ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस फैसले की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो जियागंज की गलियों से निकलकर दुनिया की आवाज बना और फिर उस आवाज को आजाद करने के लिए वापस उन्हीं गलियों में लौट आया। 25 अप्रैल 1987, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जियागंज नाम का एक छोटा सा कस्बा। यहाँ एक ऐसे परिवार में अरिजीत सिंह का जन्म हुआ, जहाँ सुबह की शुरुआत राग यमन से होती थी और रात का अंत रविंद्र संगीत से। उनके पिता कक्कड़ सिंह एक पंजाबी सिख, उनका परिवार लाहौर से आकर यहाँ बसा था। माँ अदिति सिंह एक बंगाली हिंदू। ये मिश्रित संस्कृति अरिजीत के व्यक्तित्व और उनके संगीत में गहराई से उतरी। लेकिन जो चीज इस परिवार को सबसे खास बनाती थी, वो था संगीत का वो समंदर जो उनके घर में रोज उमड़ता था। अरिजीत सिंह ने एक पुराना इंटरव्यू में कहा था, मेरी माँ गाती थी, मेरी नानी शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकार थी, मेरे मामा तबला बजाते थे, मेरी मौसी भी गाती थी। मैं तो संगीत के बीच में पला बढ़ा हूँ। ये मेरे लिए कोई अलग चीज नहीं थी, ये मेरी सांसों में था। महज 3 साल की उम्र में अरिजीत ने हाजिरी बंधुओं राजेंद्र प्रसाद हाजरी, धीरेन्द्र प्रसाद हाजरी और बीरेंद्र प्रसाद हाजरी से संगीत की औपचारिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी। ये तीनों भाई अपने इलाके के जाने माने संगीतज्ञ थे। उन्होंने अरिजीत को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सिखाई, तबले की थाप सिखाई और रविंद्र संगीत की गहराई से परिचित कराया। कहते हैं कि वो बच्चा 3 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जब वो रियाज करता था तो घंटों बैठा रहता था और उसकी आवाज में वो गहराई थी जो उम्र से नहीं, साधना से आती है। हम सब जानते थे कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। उनकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचान मिली भारत सरकार से। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें शास्त्रीय संगीत में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की गई। ये उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी, खासकर एक छोटे से कस्बे के लड़के के लिए। लेकिन जियागंज सिर्फ उनका जन्म स्थान नहीं था, ये वो जगह थी जहाँ उन्होंने जीवन के साधारण सुखों को समझा। गंगा के किनारे बैठना, दोस्तों के साथ साइकिल चलाना, गलियों में घूमना, ये सादगी और जमीन से जुड़ाव उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया, जो आज भी उनमें बरकरार है। आज भी जब वो मुंबई की चकाचौंध से समय निकालते हैं तो सबसे पहले जियागंज ही आते हैं। साल 2005 दूरदर्शन पर एक नया रियलिटी शो आया, फेम गुरुकुल। देश भर से हजारों युवा सपने लेकर इस शो में आए। उन्हीं में से एक थे सिर्फ 18 साल के अरिजीत सिंह। मुंबई पहुंचकर उन्होंने ऑडिशन दिया। उनकी आवाज सुनकर जज और दर्शक दोनों हैरान रह गए। ये आवाज कच्ची है, लेकिन इसमें वो दम है, वो गहराई है जो बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फाइनल में पहुंचने के बावजूद अरिजीत इस शो को जीत नहीं पाए। वो 6ठे स्थान पर रहे। लाखों सपनों को लेकर आए ये लड़का अब टूट चुका था। उनका सपना यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। इसी शो के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। मशहूर फिल्मकार संजय लीला भंसाली, जो उस समय अपनी फिल्म सावरिया बना रहे थे, अरिजीत की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड करने का मौका दिया। गाना था यूं सबनमी। लेकिन फिल्मों की दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं होता। फिल्म की स्क्रिप्ट बदल गई और वो गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। एक बार फिर मौका आया और चला गया, लेकिन अरिजीत ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया मुंबई में रहना है और संगीत को ही अपना सब कुछ बनाना है। साल 2011 अरिजीत सिंह ने मुंबई को अपना ठिकाना बना लिया। ये वही शहर है जहां हर साल हजारों लोग सपने लेकर आते हैं और बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। उनके पास ना तो कोई पहचान थी, ना ही कोई गॉडफादर। मुंबई में शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। वो फिल्मों में गाने नहीं गा रहे थे, बल्कि जीविका चलाने के लिए संगीत की दुनिया के पीछे के हिस्से में काम कर रहे थे। वो बन गए एक म्यूजिक प्रोग्रामर और प्रोड्यूसर। वो विज्ञापनों के जिंगल बनाते थे, न्यूज चैनलों और रेडियो स्टेशनों के लिए संगीत तैयार करते थे, बड़े बड़े संगीतकारों के लिए बिना नाम के म्यूजिक अरेंज करते थे। उन्होंने प्रीतम, शंकर एहसान एंड लॉय, विशाल शेखर, मिथुन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनकी मेहनत स्टूडियो में गूंजती थी।
उन दिनों अरिजीत रात रात भर जागकर काम करता था। जब लोग सुबह स्टूडियो आते थे तो वो कंप्यूटर पर बैठा होता था। उसकी आंखों में एक जुनून था, एक सपना था। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। टीवी शो मधुबाला का टाइटल ट्रैक उन्होंने ही गाया था। सौरव गांगुली द्वारा होस्ट किए जाने वाले बंगाली शो दादागिरी का थीम सॉन्ग भी उन्हीं की आवाज में था। वो लगातार काम कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी। अरिजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक समय था जब मैंने सोचा कि शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए, जियागंज लौटकर वहीं कुछ और करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने संगीत के लिए ही तो सब कुछ किया है, अगर अभी हार मान ली तो फिर कभी खुद का चेहरा नहीं देख पाऊंगा। तो मैंने तय किया चाहे कुछ भी हो मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, बस काम करते रहना है। साल 2011 फिल्म आई मर्डर 2 और उसमें एक गाना था, फिर मोहब्बत करने चला है तू। संगीतकार थे मिथुन। ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में था। हालांकि उन्होंने इसे 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन 2011 में रिलीज होते ही लोगों ने इस आवाज को नोटिस करना शुरू कर दिया। ये गाना हिट तो हुआ, लेकिन अरिजीत अभी भी उस मुकाम पर नहीं थे जहां वो पहुंचना चाहते थे। वो लगातार म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम कर रहे थे। 2011 में ही वो प्रीतम के साथ फिल्म एजेंट विनोद के गाने राबता पर प्रोग्रामिंग कर रहे थे। उस गाने के एक हिस्से की डेमो रिकॉर्डिंग की जरूरत थी। प्रीतम ने उनसे कहा तुम ही गा दो बस डेमो के लिए। राबता रिलीज हुआ और एक बार फिर अरिजीत की आवाज सुनी गई, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। वो तूफान आने वाला था जो न सिर्फ अरिजीत की जिंदगी बदल देगा बल्कि पूरे बॉलीवुड संगीत की दिशा ही बदल देगा। साल 2013 एक फिल्म रिलीज हुई, आशिकी 2। बजट था छोटा, सितारे थे नए, लेकिन संगीत था दिल को छू लेने वाला। और इस फिल्म में एक गाना था जो किस्मत का दरवाजा खटखटा रहा था, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। ये गाना रिलीज होते ही पूरे भारत में ऐसा छाया कि जैसे कोई तूफान आ गया हो। हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलेज, हर शादी में यही गाना बजता था। लोग इस गाने को सुनकर रोते थे, प्यार का इजहार करते थे। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये प्यार की नई जुबान बन गया। इस एक गाने ने अरिजीत सिंह को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उन्हें इस गाने के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि अब हर गाना, हर फिल्म, हर संगीतकार अरिजीत सिंह की आवाज चाहता था। हिट गानों की बारिश, एक के बाद एक इतिहास सुन रहा है। आशिकी 2, चुनरी, आशिकी 2, मस्त मगन, 2 स्टेट्स, हमदर्द, एक विलन, सूरज डूबा है, रॉय, गेरुआ, रुस्तम, ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल, तुम ही हो के बाद अरिजीत सिंह ने ऐसे गानों की झड़ी लगा दी जो एक के बाद एक इतिहास बनते गए। सुन रहा है हो, चुनरी हो, जन्नत हो या फिर ए दिल है मुश्किल, हर गाना एक से बढ़कर एक। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था, वो चाहे प्यार का गाना हो, दर्द का या फिर कोई पार्टी सॉन्ग। साल 2020 से 2024 तक लगातार 5 साल स्पॉटिफाई ने अरिजीत सिंह को सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले भारतीय कलाकार घोषित किया। उनके गानों पर अरबों स्ट्रीम हुई और अक्टूबर 2025 तक वो स्पॉटिफाई पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कलाकार बन गए, 161 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ। अरिजीत सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हर तरह के गाने को अपनी आवाज दे सकते हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, सैड हो या फिर कोई भक्ति गीत। उनकी आवाज में एक वर्सेटैलिटी है जो बहुत कम गायकों में होती है। और सबसे जरूरी बात, वो जो गाते हैं उसे जीते हैं। आप उनके गाने में दर्द सुन सकते हैं क्योंकि वो उस दर्द को महसूस करते हैं। सफलता के साथ अक्सर कुछ मुश्किलें और विवाद भी आते हैं। अरिजीत सिंह की जिंदगी में भी कई ऐसे पल आए जब वो सुर्खियों में आए और हर बार वजह उनका संगीत नहीं थी। विवाद, सलमान खान प्रकरण। सबसे चर्चित विवाद साल 2014 के एक अवार्ड फंक्शन से जुड़ा है। उस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अरिजीत और सलमान खान के बीच कुछ तल्ख बातें हुई थी। मामला इतना बढ़ा कि कहा जाने लगा कि सलमान की फिल्मों से अरिजीत के गाने हटा दिए गए हैं। अरिजीत ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी और सलमान से अपना गाना ट्यूबलाइट में रखने की गुजारिश की। बाद में ये मामला शांत हुआ, लेकिन इसने ये जरूर दिखाया कि अरिजीत, जो हमेशा से मीडिया से दूर रहना पसंद करते थे, अब एक बड़े सितारे बन चुके थे और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा एक पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला भी सुर्खियों में रहा। एक संगीत समारोह में एक पत्रकार ने आरोप लगाया कि अरिजीत ने उनके साथ बदसलूकी की। हालांकि बाद में ये मामला शांत हो गया, लेकिन इसने अरिजीत की छवि को एक झटका जरूर दिया। संगीतकार वाजिद खान के साथ ट्विटर पर हुई बहस ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ये बहस किस बात पर शुरू हुई थी, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया।
पाया, लेकिन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद फैंस दो धड़ों में बंट गए। आज के दौर में जब कोई कलाकार इतना बड़ा हो जाता है तो उसकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अरिजीत सिंह जैसे कलाकार जो शुरू से ही मीडिया से दूर रहे हैं, उनके लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है। वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों को गलत संदर्भ में पेश किया जाता है। लेकिन इन सब विवादों और सफलता के बीच एक अरिजीत सिंह वो भी था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उनकी निजी जिंदगी हमेशा से मीडिया की नजरों से दूर रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि फेम गुरुकुल की सह प्रतियोगी रूपरेखा बैनर्जी से उनकी पहली शादी हुई थी। ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और दोनों अलग हो गए। बाद में 2014 में उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से शादी की। कोयल भी संगीत से जुड़ी हुई है और अरिजीत के कई गानों में बैकिंग वोकल्स दे चुकी हैं। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहद निजी रखा। आज उनके 2 बच्चे हैं और वो अपना ज्यादातर समय परिवार के साथ बिताते हैं। घर पर अरिजीत बिल्कुल अलग होता है। वो वहाँ सितारा नहीं होता, वो सिर्फ पति होता है, पिता होता है, बच्चों के साथ खेलता है, पत्नी के साथ घूमने जाता है। संगीत उसका पेशा है, लेकिन परिवार उसकी जान है। आज भी जब वो समय निकाल पाते हैं तो सबसे पहले जियागंज जाते हैं। यहाँ वो स्कूटी पर घूमते हैं, पुराने दोस्तों से मिलते हैं, गंगा किनारे बैठते हैं। उनका एक NGO है, लेट देयर बी लाइट, जो गरीब बच्चों की मदद करता है, उन्हें शिक्षा और संगीत सीखने का मौका देता है। जियागंज में ही मैं खुद को पाता हूँ। जब मैं यहाँ होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं असली अरिजीत हूँ। वो अरिजीत जो कभी सितारा नहीं था, बस एक साधारण लड़का था। यहाँ की जमीन, यहाँ की गंगा, यहाँ के लोग, ये सब मुझे जोड़े रखता है। 27 जनवरी 2026, एक तारीख जिसे भारतीय संगीत प्रेमी कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया, एक पोस्ट जिसने करोड़ों दिल तोड़ दिए। अरिजीत सिंह ने लिखा, नमस्कार, मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ, इसलिए स्टेज पर भी मैं गानों के अरेंजमेंट बदल देता हूँ। तो बस अब मैं फिल्मों से बोर हो गया हूँ, मुझे अब कुछ और संगीत करना है ताकि मैं जी सकूं। ये सोच समझ कर लिया गया फैसला है। बस इतना समझ लीजिए कि अब मैं नए फिल्मी गानों के लिए प्लेबैक सिंगिंग साइन नहीं करूंगा। जो पुराने कमिटमेंट है वो पूरे होंगे। संगीत हमेशा रहेगा, बस रूप बदलेगा। इस पोस्ट के बाद जैसे सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा #अरिजीत सिंह, #We love you अरिजीत, #Don't leave Bollywood। हर कोई हैरान था, परेशान था। सवाल एक ही था, क्यों? ऐसा क्या हो गया कि देश के सबसे बड़े गायक ने ये फैसला लिया? ये फैसला चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन अगर अरिजीत सिंह के व्यक्तित्व को समझे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा से ऐसे कलाकार रहे हैं जो फॉर्मूले से हटकर सोचते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है, ये गाना ऐसा होना चाहिए, इतने मिनट का होना चाहिए, इसमें डांस होना चाहिए। अरिजीत इन बंदिशों में बंधकर नहीं रहना चाहते थे। असली वजह क्या थी, ये समझने के लिए हमें उनके कॉन्सर्ट पर जाना होगा, जो उनके इस फैसले से कुछ महीने पहले हुआ था। कोलकाता में एक क्लासिकल संगीत समारोह था जहां अरिजीत ने अनुष्का शंकर के साथ परफॉर्म किया था। उस कॉन्सर्ट में मौजूद म्यूजिक प्रोड्यूसर मेघदूत रॉय चौधरी ने बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जो बहुत वायरल हुआ। उन्होंने लिखा, वह फेम के बुलबुले में नहीं थे, वे चुपके से आए, गुरु शिष्य परंपरा में पंडित बिक्रम घोष के पैर छुए। स्टेज पर कोई बड़ी स्क्रीन नहीं थी, कोई आतिशबाजी नहीं थी, बस वो थे, उनका गिटार था और हर सुर से जुड़ा दर्शक। हो सकता है कि यही वजह है कि उन्होंने प्लेबैक से दूरी बनाई। वो संगीत से नहीं थके हैं, वो संगीत के मशीन बन जाने से थके हैं। वो आर्ट को एल्गोरिदम पर चुन रहे हैं, दिल को हलचल पर। यही सच्चाई थी। अरिजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे अक्सर ऐसे गाने गाने को कहा जाता है जो उनके पुराने हिट गानों की तरह हों। तुम ही हो जैसा एक और गाना, ए दिल है मुश्किल जैसा एक और वर्जन। वो इस फॉर्मूले से ऊब चुके थे। वो कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दिल से निकले, न कि कमाई के लिए बनाया गया हो। कभी कभी लगता है कि हम गाना नहीं गा रहे, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। निर्माता कहता है ऐसा गाना चाहिए जो वायरल हो जाए, संगीतकार कहता है ये स्ट्रक्चर ऐसा रखो कि रील बने। लेकिन संगीत तो भावना है, प्रोडक्ट नहीं। मैं वो संगीत करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के करीब हो। अरिजीत के इस ऐलान के तुरंत बाद एक और खबर ने सुर्खियां बटोरी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान सीधे अरिजीत के गृहनगर मुर्शिदाबाद पहुंच गए। वहां उन्होंने अरिजीत और उनके परिवार के साथ पूरे 4 दिन बिताए। आमिर खान ने बताया कि अरिजीत अपने नए फैसले पर अटल हैं और इस काम के लिए आमिर खान से मिलने आए थे। उन्होंने बताया,
4 दिन तक मैंने उनसे बात की, समझाने की कोशिश की कि फिल्म इंडस्ट्री को उनकी कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो मैं उनके इस फैसले का सम्मान करता हूँ। एक कलाकार का अपने आर्ट के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये फिल्मों के लिए और हम सब फैंस के लिए बहुत दुखद है। आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म एक दिन के गाने रिकॉर्ड करवाने आया था। यह अरिजीत की एक पुरानी कमिटमेंट थी जो उन्होंने अपने इस फैसले से पहले साइन की थी। वो अपने वादे पर कायम है और ये गाना रिकॉर्ड किया जाएगा। फिल्म एक दिन का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ। ये गाना सुना तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। ऐसा लगा जैसे अरिजीत इस एक गाने के जरिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कह रहे हों। ये गाना उनके करियर के एक युग के अंत की तरह महसूस हुआ। लेकिन अरिजीत के फैंस को ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ा। 27 फरवरी 2026 यानी अपनी प्लेबैक से विदाई के ठीक 1 महीने बाद अरिजीत सिंह ने एक नया गाना रिलीज किया, रैना। रैना रैना तू क्यों आई रैना। ये गाना किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था। ये एक इंडिपेंडेंट सॉन्ग था जिसे संगीतकार शेखर रवजियानी ने कंपोज किया था और प्रिया सरैया ने लिखा था। अरिजीत ने इसे अपने YouTube चैनल पर रिलीज किया, बिना किसी बड़े प्रचार के, बिना किसी म्यूजिक कंपनी के। द लेजेंड इज बैक। प्लेबैक से रिटायरमेंट के बाद इतनी शानदार इंडिपेंडेंट म्यूजिक, यही तो असली अरिजीत है। इस गाने में वही अरिजीत है जो तुम ही हो से पहले था, कच्चा, असली, दिल से। रैना ने साबित कर दिया कि अरिजीत सिंह का संगीत रुकेगा नहीं, बस उसका रूप बदल जाएगा। उन्होंने संगीतकार अमल मलिक के साथ एक नए इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट की भी पुष्टि कर दी है। वो अब उन गानों पर काम कर रहे हैं जो उनके दिल के करीब है, चाहे वो क्लासिकल हो, फ्यूजन हो या फिर कोई प्रयोगात्मक संगीत। अरिजीत सिंह ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने भावनाएं दी। उनकी आवाज में प्यार है, दर्द है, खुशी है और जिंदगी है। उन्होंने हर उस इंसान को अपनी आवाज दी जो कभी प्यार में हार गया, जो कभी किसी के लिए तरसा, जो कभी खुशी के मारे नाच उठा। शायद इसीलिए जब उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की घोषणा की तो लाखों लोग भावुक हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई अपने घर का चिराग बुझ गया हो। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। मैं संगीत छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक तरह का संगीत छोड़ रहा हूँ। मैं अब वो गाऊंगा जो मैं गाना चाहता हूँ, जैसे मैं गाना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो फिल्मों जितना पॉपुलर ना हो सकता है कि वो उतना ना बिके, लेकिन वो मेरा होगा और वो सच्चा होगा। एक सच्चा कलाकार कभी गायब नहीं होता, वो बस अपना रास्ता बदलता है। और अरिजीत सिंह एक बार फिर अपने संगीत की साधना के नए रास्ते पर निकल चुके हैं। वो रास्ता शायद मुश्किल हो, शायद कम रोशनी वाला हो, लेकिन वो उनका अपना होगा। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, धन्यवाद अरिजीत दा, इस आवाज के लिए, उन भावनाओं के लिए, उन यादों के लिए। और हाँ, हम इंतजार करेंगे उस नए संगीत का जो अब आप हमें देंगे, क्योंकि एक सच्ची आवाज कभी खामोश नहीं होती। सुर सिर्फ सुनाई नहीं देता, उसे महसूस किया जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक एहसास है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ते हैं आपके लिए, क्या अरिजीत का ये फैसला सही है या फिर बॉलीवुड को उनकी आवाज की अब पहले से ज्यादा जरूरत है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच इस कहानी को पूरा करती है। नमस्कार।